हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक 1 है और चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्यपालिका चैप्टर को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसे हम जो सीबीएसई का नया सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है 2025-26 का, इसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं यानी कि जहाँ जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको डिटेल में यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। इससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी 2 बुक है और आज हम बुक 1 की बात कर रहे हैं। तो बुक 1 में टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, और आज हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, आज हमारा चैप्टर 4 हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे और हमारी वेबसाइट में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे। आपको क्लास 11 ESP ये सर्च करना है, उसको ज्वाइन करना है। जब भी नोट्स इसके डाल दिए जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसमें आपको eklavyastudypoint.com पे जाना है, उसके बाद अपनी क्लास में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है। इस तरीके से टेबल आएगी, यहाँ से भी आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब यहाँ से देखिए, तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्शन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन कैसे होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे इस वाले चैप्टर में सरकार के प्रमुख अंग। सरकार के प्रमुख अंग में विधायिका आ जाता है, ठीक है, कार्यपालिका आ जाता है और न्यायपालिका आ जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हम कार्यपालिका को पढ़ लेंगे, फिर विधायिका और न्यायपालिका पे भी हमारी इसी बुक में चैप्टर है, उसको भी डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होती है? सरकार का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, इसको हम कार्यपालिका कहते हैं। तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के प्रमुख अंग है। ये तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। देखिए, केवल सरकार के बस में सब कुछ नहीं होता। सरकार क्या है, हमारे लिए कानून बना देगी। ठीक है, हमारी विधायिका हमारे लिए कानून बना देगी, लेकिन उसको लागू करवाने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। और अगर कोई मान लो लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगी? तो न्यायपालिका करेगी। कहने का मतलब है कि ये तीनों अंग यानी ये जो सरकार के तीनों अंग है ये मिलकर काम करते हैं, तब जाके जन कल्याण यानी जनता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों के तालमेल और संतुलन को बनाया जाता है। संविधान क्या करता है? इन तीनों अंगों में तालमेल बनाता है। कोई भी अंग यानी मान लो विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, ना कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है, ना न्यायपालिका। ठीक है, इस तरीके से एक बैलेंस बनाया गया है इनके बीच में। किसने बनाया है? संविधान ने बनाया है। आगे चलते हैं। अब यहां से देखिए, क्वेश्चन क्या आता है आपके पेपर में। सबसे मेन बात ये है कि बहुत सारे बच्चे सीधा क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन आता है पेपर में। पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है या फिर कार्यपालिका का क्या अर्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसके आंसर को हम समझते हैं। देखिए कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का मतलब है ऐसे लोगों के समूह से है जो नियम कायदे कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका काम कानून को बनाना नहीं है, कानून बनाने का काम किसी और का है। इनका काम तो केवल लागू करवाने का है। ठीक है, कानून कौन बनाएगी? विधायिका बनाएगी। और उसको लागू कौन करवाएगी? कार्यपालिका करवाएगी। समझ गए? तो आप क्या कह सकते हो? कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो नियम कायदे कानून को लागू करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब कार्यपालिका में कोई एक व्यक्ति नहीं आता कि कोई एक इंडिविजुअल है वही सारा काम करेगा। कार्यपालिका अपने आप में बहुत बड़ी होती है। इसमें सरकार के विभिन्न बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी वगैरह सब कार्यपालिका ही कहलाते हैं। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका भी होती है और अस्थायी कार्यपालिका भी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बढ़ने वाले हैं। आगे समझते हैं। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करने का काम जो है वो कौन करेगी? हमारी कार्यपालिका करेगी। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है कार्यपालिका में, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, पूरी की पूरे मंत्री परिषद, कैबिनेट वगैरह भी आ जाती है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, जो भी सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सिविल सेवा के जो कर्मचारी वगैरह हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका क्या है आप अच्छे से समझ गए हो। कार्यपालिका लोगों का ऐसा समूह है जो कानून का जो कायदे कानून होते हैं उसको लागू करवाने का काम करती है। ठीक है, अब कार्यपालिका के प्रकार को देखते हैं। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका, जिसको आप परमानेंट कह सकते हो, और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। स्थायी कार्यपालिका में कौन आ जाते हैं?
हमारी नौकरशाही आ जाती है यानी कि ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, और हमारे सिविल सर्वेंट आ जाते हैं। नौकरशाही कौन होते हैं? सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, यानी जो सरकारी नौकरी में बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो भी अधिकारी होते हैं सरकार के लिए जो काम करते हैं, ये नौकरशाही जो होती है इसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाएगा। सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जो आपके आईएएस अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर वगैरह, ठीक है, आईआरएस वगैरह जो हो जाते हैं, वो सिविल सर्वेंट जो भी हैं वो भी क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालिका होती है, परमानेंट होते हैं। अब ये परमानेंट कैसे हैं ये आपको समझना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी सरकारी नौकरी में, ठीक है, किसी सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो जाता है, कि कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो वो कब तक नौकरी करेगा? ठीक है, उसकी एक लास्ट डेट डिसाइड होती है पहले से, यानी वो 60 साल, मान लो 60 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। कोई मान लो 30 साल की उम्र में नौकरी में लगा है और वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, यानी कि वो 30 साल नौकरी करेगा ना, ठीक है, 30 की उम्र में लगा, 60 में रिटायर हो गया, तो वो 30 साल तो नौकरी कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक लंबे समय के लिए काम कर रहा है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल के लिए नहीं आया, वो लंबे समय तक काम करेगा। तो जो लंबे समय तक काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी वगैरह, ठीक है, ये स्थायी कार्यपालिका है। ये एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, ठीक है, परीक्षा देकर आते हैं, यानी कि एग्जाम क्लियर करके आते हैं, एग्जाम को क्रैक करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं, मेहनती होते हैं। तो ये स्थायी कार्यपालिका हो गई। दूसरी तरफ आ जाती है अस्थायी कार्यपालिका। इसमें हमारी इसको राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। ये टेम्परेरी होती है, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। इसमें राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट हो गई, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है राष्ट्रपति जो नियुक्त होता है कितने साल के लिए नियुक्त होता है? 5 साल के लिए। उसके बाद वापस से वही राष्ट्रपति बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक है। क्या जरूरी है कोई 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो 5 साल चलेगा ही? ये भी जरूरी नहीं है। मान लो कोई गठबंधन की सरकार है, 5 साल के लिए किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 2 साल बाद उसके जो घटक दल है उन्होंने पीछे हो गए, यानी उन्होंने अपना हाथ खींच लिया सरकार से, अपना समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार तो गिर गई ना। तो क्या प्राइम मिनिस्टर 5 साल चला? नहीं चला, 2 साल में ही सरकार गिर गई। तो ये टेम्परेरी है, इनका कुछ पता नहीं है। 5 साल के लिए है, जरूरी है नहीं है कि 5 साल चल जाएंगे, चल गए तो ठीक है, उसके बाद दोबारा यही आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए इसको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं या राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका जो होती है, इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? अब इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आप इन दोनों के बीच में अंतर बता सको, ठीक है। तो चलिए अंतर देखते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि आगे यही आएंगे या नहीं आएंगे। मान लो कोई सरकार है, 5 साल के लिए चुन ली गई है, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे 5 साल के बाद, क्या गारंटी है कि वही सरकार दोबारा रिपीट हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है वो सरकार आ भी जाए, हो सकता है वो सरकार ना भी आए। तो इसलिए आप कह सकते हो कि 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, और इनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो कोई सरकार है चुनकर आ गई है 5 साल के लिए, जरूरी थोड़ी है 5 साल चल जाएगी। कई बार सरकारें बीच में भी गिर जाती है, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, कभी भी गिराई जा सकती है, ठीक है। तो ये भी होता है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते, क्योंकि नेता होते हैं, नेता लोग जो होते हैं इनके लिए कोई पढ़ाई का कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया भी नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी नेता बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। कोई, आप देखते हो, कोई पढ़ाई, कोई परीक्षा वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती है। तो अपने कार्य में ये निपुण नहीं होते। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अभी आप मेरी बात का ये मतलब मत निकालना कि नेता पढ़े लिखे नहीं होते तो उसका मतलब सारे नेता पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ नेता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये निपुण नहीं होते, ये एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, परमानेंट कार्यपालिका की, यानी जो स्थायी कार्यपालिका होती है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखते हैं। देखिए, स्थायी कार्यपालिका की बात करें, जिसको नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ये रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं। मैंने आपको बताया था उस समय, मान लो कोई व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में जाता है, 30 साल की उम्र में जाता है, और अगर उसकी रिटायरमेंट की एज 60 साल है, तो यानी कि वो रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेगा, ठीक है। लंबे समय के लिए आते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या इनको 60 साल तक, जैसे मान लो किसी की रिटायरमेंट की एज 60 साल है,
तो क्या जरूरी है कि वो 60 साल काम करेगा? वैसे तो जरूरी ही होता है, लेकिन एक चीज ये भी होती है, मान लो अगर उसने कोई गलत काम कर दिया, कोई इलीगल काम कर दिया, कोई गैर कानूनी काम कर दिया, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, ऐसा कुछ गलत करता पाया जाता है, तो उसको बीच में सस्पेंड किया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको उसकी नौकरी से, काम करने से रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अपने कार्य में क्या होते हैं ये लोग? एक्सपर्ट होते हैं। दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते हैं, ठीक है। ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे, स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो राजनीतिक कार्यपालिका है, यानी कि जो हमारी सरकारें होती है, जो हमारे नेता होते हैं, उनकी हेल्प ये करते हैं, ठीक है। वरना नेता वगैरह उतना एक्सपर्ट तरीके से काम नहीं कर सकते अगर ये कार्यपालिका उनके साथ काम ना करे तो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की पे, कि विभिन्न देशों में कार्यपालिका, क्या सब देशों में यानी दुनिया के सभी देशों में ऐसी ही कार्यपालिका होती है जैसी भारत में है, या फिर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कार्यपालिका होती है? ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती है, क्योंकि देखो सभी देशों में अपना चुनाव का प्रोसीजर अलग हो सकता है, शासन व्यवस्था अलग हो सकती है, वहाँ का सिस्टम अलग हो सकता है, वहाँ के कानून, वहाँ के रूल्स अलग हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से वहाँ की कार्यपालिका भी अलग प्रकार की हो सकती है। सभी देशों में एक जैसी चीजें लागू नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं उनके कार्य और शक्तियां जो हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों से बिल्कुल अलग होंगे। भारत के प्रेसिडेंट के पास जो शक्तियां होंगी, जो काम होंगे, वो अलग होंगे। यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होंगे, उनकी कार्य और शक्तियां बिल्कुल अलग होगी। इसी प्रकार से अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो महारानी का जो काम है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो भूटान के राजा से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब दो देशों को कंपेयर कर दिया, अमेरिका से भारत को कंपेयर कर दिया, ब्रिटेन से भूटान को कंपेयर कर दिया, और देखा गया कि हर जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जगह एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होता है भाई? ऐसी व्यवस्था में जहां पे भी दुनिया में जहां पे भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है यानी जो राष्ट्रपति होता है, उसके पास जो शक्तियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ठीक है। यानी वहां पे पावरफुल कौन होगा? प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होगा। अब एग्जांपल के लिए भारत की बात करते हैं। भारत में भी भाई प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं, भारत में भी प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, पर हमारे यहाँ पे ज्यादा जो ताकतवर होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट ज्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहां पे भी है, वहां पे राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत होगी, ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी व्यवस्था है? संसदीय लोकतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा का भी शासन एक तरह से, लेकिन वो संवैधानिक रूप से ही काम कर सकता है राजा। जिसमें क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान होती है, यानी पूरे देश की मेन मानी जाएंगी, लेकिन सरकार का प्रधान यहाँ पे कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। सरकार के सारे फैसले जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के तहत ही होंगे, ठीक है। ये होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। जिस प्रकार से अभी हमने क्या पढ़ा था कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ऐसे ही फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब ये अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या हो गई? अध्यक्षात्मक में तो हम समझ गए प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा होती है, अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्र अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या है, राष्ट्रपति जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेगा और अन्य जो मंत्री हैं उनको नियुक्त करेगा, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता। नियुक्त करने का काम है लेकिन उनको उसकी पोस्ट से नहीं हटा सकता। वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्री होते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संसद अगर कुछ करे तो हटा सके, वरना प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये होता है। जापान की बात करें तो जापान में भी संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा जो है वो देश का और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रधान होता है। यानी देश का प्रधान तो राजा है, लेकिन जो असली पावर है वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है, क्योंकि सरकार का प्रधान है और सरकार उसी को चलानी है। इटली की बात करें तो यहाँ पे एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो अगर हमने बहुत ध्यान से देखा सारे देशों की जो हम बातें कर रहे हैं, तो हमको एक चीज दिख रही है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर की शक्ति ज्यादा है,
तो कहीं पे प्रेसिडेंट की शक्ति ज़्यादा है। यहीं से हमको पता लग जाता है कि अलग अलग देशों में व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। रूस की बात करें तो यहाँ पे भी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। राष्ट्रपति जो होता है देश का, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो होता है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति जिस प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा वो सरकार का मुख्य हो जाएगा। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। जर्मनी में प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र का प्रधान है। चांसलर जो यहाँ पे होता है वो सरकार का प्रधान होता है, यानी कि जर्मनी में जो चांसलर होता है उसके पास पावर ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, हमने ये समझा चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो, चाहे भारत हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सभी देशों की अगर हम कार्यपालिका को देखते हैं तो अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी कार्यपालिका है, तो इसमें आप बताओगे एक तो है अध्यक्षात्मक जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा होती है जो अमेरिका में है। दूसरी तरफ है अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों ही होते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, कहाँ पे, हमने फ्रांस में पढ़ा था। फिर तीसरी है संसदात्मक, ठीक है, जहाँ पे संसदीय व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं संसदात्मक कार्यपालिका, यानी जहाँ पे संसदीय व्यवस्था होती है उसको समझते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे ये वाली व्यवस्था है वहां पे सरकार का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। विधायिका में बहुमत दल का नेता भी प्रधानमंत्री होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। जैसे भारत में देखें तो भारत में भी यही व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे क्या है, संसदीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुख्य होते हैं, सरकार के मेन होते हैं, बहुमत दल के नेता भी होते हैं, ठीक है, विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। अब बात करते हैं अर्धाध्यक्षात्मक की। अध्यक्षात्मक जहां पे होता है वहां पे राष्ट्रपति जो होता है ना, यहाँ पे देखो 2 तरह की व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख है, यानी देश का हेड कौन माना जाएगा, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सरकार का हेड माना जाएगा, यानी सरकार का प्रमुख होगा प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है अर्धाध्यक्षात्मक में। इसके बाद आ जाता है अध्यक्षात्मक। ये तो बहुत सिंपल है, आपने शुरू में ही पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति इसमें मेन होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यही सरकार का भी प्रमुख होगा, देश का भी प्रमुख होगा, ठीक है। पावर भी इसके पास ज़्यादा होगी। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो ज़्यादातर प्रत्यक्ष मतदान पे होता है, डायरेक्ट उसके लिए लोग वोट करेंगे, ठीक है। वो विधायिका के प्रति जवाबदेह जो होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो जो है वो मेन देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए। भारत की जो संसदीय कार्यपालिका है इसको समझते हैं। तो देखिए भारत का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो लंबे समय तक गुलाम रहा है। पहले वो मुगलों का गुलाम रहा तो एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा तो अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 2 एक्ट मिल चुके थे, यानी 1919 और 1935 का जो अधिनियम है यानी एक्ट है, इसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ एक्सपीरियंस हो चुका था। यानी जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ पे तो संसदीय व्यवस्था का पहले से ही लागू थी हमारे यहाँ पे। 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो हमारे यहाँ पे चल रहा था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ पे शासन चला, यानी हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका था संसदीय व्यवस्था का, ठीक है। इस अनुभव से हमने ये सीखा था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका जो होती है उसको जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया था कि हमारे यहाँ पे अगर संसदीय व्यवस्था होगी तो हमारी सरकार जो है वो कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, कार्यपालिका से कार्य करवा सकती है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे, यानी जो हमारे संविधान को बना रहे थे वो भी एक ऐसी सरकार चाह रहे थे जो भारत की जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और जिम्मेदार हो। यानी हमारी सरकार ऐसी हो जो हमारे देश की जो जनता है उसके लिए काम करे, ठीक है, और संवेदनशील रहे हमारे देश की जनता के प्रति। ऐसी सरकार हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो पहले से चाह रहे थे। तो संसदीय कार्यपालिका की जगह
दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और था, हमारे पास अध्यक्षात्मक सरकार का भी ऑप्शन था। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा चली जाती है। तो क्या हमको ये करना चाहिए था, मतलब हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनको ये वाली व्यवस्था अपनानी चाहिए थी, उनके पास ऑप्शन था कि हम ये भी कर सकते थे। ठीक है, आगे देखो हुआ क्या। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है, ये इसका जो मुख्य कार्यकारी जो होता है उसके रूप में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर यहाँ पे ज्यादा चली जाती है। अगर हम इसको अपना लेते तो हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति के पास ज्यादा पावर हो जाती। ठीक है, और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। ये जो व्यवस्था होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसमें राष्ट्रपति ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो सभी शक्तियों का स्रोत केवल वही हो जाता है। अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है, इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। अब व्यक्ति पूजा का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बहुत गहरी लाइन है, इसका मतलब समझना है। व्यक्ति पूजा का मतलब ये होता है कि देश में एक ऐसा पद है, एक ऐसी पोस्ट है, ठीक है, एक ऐसा पद है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यानी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा है, वहां पे प्रेसिडेंट का जो पद है, पोस्ट है, वो बहुत पावरफुल है। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं उसको, उसके चापलूस बन सकते हैं कि भाई हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, हमेशा प्रेसिडेंट की बातें को मानेंगे, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो इसे व्यक्ति पूजा कहा जाता है। तो अगर ऐसा हमारे यहाँ पे होता तो यही व्यवस्था हो सकती थी। ठीक है, तो संविधान निर्माता जो थे वो एक ऐसी सरकार चाह रहे थे जिसमें एक शक्तिशाली जो कार्यपालिका है वो तो हो, लेकिन साथ के साथ उसमें व्यक्ति पूजा पे अंकुश लगाया जाए, यानी कि हमारे यहाँ पे कार्यपालिका ताकतवर हो, ये तो हम चाह रहे थे, लेकिन उसमें ये कमी ना हो जाए कि वो व्यक्ति पूजा पे निर्भर हो जाए। ठीक है, यानी कि एक आदमी के पास ही सारी शक्ति चली जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाए। तो इस चीज को हमारे संविधान बनाने वाले अच्छे से समझ रहे थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो व्यवस्था नहीं अपनाई। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई हमारे यहाँ पे, और संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रोसेस है जो ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधियों, ठीक है, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार होगी और उससे कंट्रोल होगी। तो हमारे यहाँ पे मतलब ऑप्शन बहुत सारे थे, इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका जो है इसकी व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया, हमने एक ताकतवर कार्यपालिका का तो अपनाया, लेकिन हमने प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर नहीं दी। ठीक है, और हमने हमारे यहाँ पे दो तरह की सरकार होती है। ठीक है, जैसे भारत है, वैसे तो 3 प्रकार की सरकारें होती हैं जो आगे आप पढ़ोगे, लेकिन मेन 2 प्रकार की सरकार है। ठीक है, एक कौन सी है, एक है केंद्र की सरकार, यानी भारत में एक सरकार ऐसी है जो केंद्र की सरकार है, जो पूरे भारत को देखेगी, पूरे भारत के लिए काम करेगी। इस समय किसकी सरकार है, इस समय हमारे देश में एनडीए की सरकार है, जो कि बीजेपी का गठबंधन है, यानी हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी एनडीए आप मान सकते हो, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी जी हैं। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि केंद्र सरकार है। ठीक है, इसको केंद्र सरकार कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे दूसरी कौन सी सरकार होती है भाई, तो आप सभी जानते हैं दूसरी सरकार हमारे यहाँ पे जो होती है वो होती है राज्य की सरकार। ठीक है, हमारे जो राज्य हैं देश में बहुत सारे, वहां पे जो सरकारें होती हैं, अब बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कुछ राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार है। जैसे कि एग्जाम्पल, पंजाब में अगर हम जाते हैं तो वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। ठीक है, अगर हम बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में आपको क्या देखने को मिलता है, बंगाल में आपको ममता बनर्जी की सरकार देखने को मिलती है, यानी कि टीएमसी की सरकार है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक केंद्र के लिए तो कार्यपालिका है ही, लेकिन स्टेट में बेशक से सरकार कोई भी रहे, लेकिन स्टेट के लिए भी अलग से कार्यपालिका है, यानी कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, कार्यपालिका को भी इतना मजबूत बना रखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था है। जैसे केंद्र में कार्यपालिका काम करेगी, ऐसे ही स्टेट के लिए भी बनाई हुई है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है, यानी हमारे इस प्रोसेस के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि नाम मात्र का मान लो आप, औपचारिक एक फॉर्मेलिटी वाला प्रधान है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसके पास कुछ पावर जरूर है, लेकिन वो नाम मात्र की है। असली जो शक्ति है वो किसके पास है हमारे यहाँ पे भारत में, तो असली शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, और प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट वगैरह होती है उसके पास असली पावर होती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पे सरकार चलाते हैं।
प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ पे होता है लेकिन वो नाम मात्र का होता है, ठीक है। असली पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। और ये किस व्यवस्था के तहत है? संसदीय व्यवस्था के तहत है। ना तो हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया है, ना ही हमने अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ मतलब केंद्र की बात चल रही है, केंद्र सरकार की बात चल रही है, यानी हमारे यहाँ पे केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है किसके पास होती है? राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। यानी कि जो हमारे संघ की पूरे देश में अगर केंद्र के लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेकिन असली में जो पावर है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी हुई कैबिनेट के माध्यम से ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट को पावर तो दे रखी है, लेकिन प्रेसिडेंट उस पावर का इस्तेमाल बिना प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी कैबिनेट होती है वही असली पावर होती है उसके पास, तो उनके माध्यम से ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है भारत में? तो वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शन हमारे यहाँ पे 2 प्रकार से होते हैं। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, जिसको सर्वाधिक मत के आधार पे जीत प्रणाली कहा जाता है, जिसमें हम डायरेक्ट जाते हैं, वोट करके आ जाते हैं। दूसरा होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको हमने पढ़ा था, जिसमें जैसे आपके प्रेसिडेंट वगैरह के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें हम वोट नहीं करते हैं। कौन वोट करता है? हमारे द्वारा जो जिताए गए नेता होते हैं, हमारे जो एमएलए होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, वो इनके लिए वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। हम डायरेक्ट इसके लिए वोट नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आम नागरिक नहीं करेंगे, बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करेंगे। आप वोट देने के लिए नहीं जाओगे कभी भी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन है आप जाके वोट दो, बल्कि आपके द्वारा जिताए गए जो एमएलए होते हैं, ठीक है, जिसको विधायक कहा जाता है, और जो एमपी होते हैं जिसको सांसद कहा जाता है, ये वोट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार होती है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछा जाता है। राष्ट्रपति को उसके पद से क्या हटाया जा सकता है भारत में? तो हमारा जवाब होगा यस, हटाया जा सकता है। तो आखिर उसको कौन हटाएगा? क्या उसको प्राइम मिनिस्टर हटा देगा? तो आप कहोगे नहीं, हमारी पूरी संसद मिलकर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और बाकी संसद के अन्य सदस्य मिलकर ही हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग का मतलब है जब कोई प्रेसिडेंट, कोई राष्ट्रपति अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे, ठीक है, संविधान का उल्लंघन करे या कोई गैर कानूनी काम कर दे प्रेसिडेंट, तो ऐसे में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग साबित अगर हो जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं साबित होता तो उसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। महाभियोग जो है केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तब लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ पे होता है उसकी शक्ति और उसकी स्थिति। राष्ट्रपति जो है सरकार का औपचारिक प्रधान है, यानी जिसको हम कह सकते हैं नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। उसे औपचारिक रूप से कुछ कार्यकारी, कुछ विधायी, कुछ कानूनी और कुछ आपातकालीन शक्तियां भी मिली हुई है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है, समझना है। प्रेसिडेंट को बहुत सारी शक्तियां मिली हुई है, कई प्रकार की शक्तियां, लेकिन प्रेसिडेंट उन शक्तियों का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसको कैबिनेट की सलाह पे ही क्या करना पड़ता है? उन शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वो ही असली वास्तविक कार्यकारी होते हैं, ठीक है। असली पावर इन्हीं के पास होती है। ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। मोस्टली, ज्यादातर हर मामले में आप देखोगे राष्ट्रपति को जो कैबिनेट है या जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं उनकी सलाह माननी ही पड़ेगी, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता वो कुछ भी। लेकिन राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी दिए हुए हैं, हो सकता है पेपर में पूछ लें। तो राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की जो कार्यवाही होती है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ठीक है, उसको अधिकार मिला हुआ है कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी लेगा।
मंत्रिपरिषद को भी वो जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये उनका विशेष अधिकार है। प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सूचना मांगी जा रही है वो सूचना देगा, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को सूचना लिखित में देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और देश में जो भी समस्या या जो भी चीजें चल रही होती हैं उस पर विचार करते हैं, पत्र के द्वारा उनको जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस भी लौटा सकता है, ये भी है। मान लो कोई मुद्दा है, उस पर प्रेसिडेंट के पास जो कैबिनेट की, ठीक है, जो भी चीज़ें जा रही हैं तो वो उसको सलाह के लिए वापस लौटा सकता है। अगर मान लो राष्ट्रपति को लगता है इसमें कुछ कमी है तो वो कह सकता है कि आप एक बार उस पर दोबारा से विचार कर लो। लेकिन अगर कैबिनेट उसको वापस से वैसा ही भेज दे तो राष्ट्रपति मजबूर होगा उस पर उसको सिग्नेचर करने ही होते हैं, ठीक है। तो और वो कह सकता है कि भाई पुनर्विचार के लिए किसी चीज़ को लौटा सकता है, उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, ठीक है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कोई मान लो कानूनी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, ठीक है, और फैसला देश के हित में नहीं है, देश में इससे नुकसान हो सकता है, तब वो मंत्रिपरिषद को कहता है कि भाई आपने ये जो भी ड्राफ्ट बनाया है एक बार इस पर विचार कर लीजिए, ठीक है, पुनर्विचार कर लीजिए। लेकिन मंत्रिपरिषद अगर पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा से दे दे तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि कैबिनेट को राष्ट्रपति कैबिनेट को कह सकता है कि भाई ये जो चीज़ है या ये कोई ड्राफ्ट आया है इस पे कोई कमी है, इसको ठीक कर लो या करा जा सकता है, सलाह दे सकता है, ठीक है। अगर कैबिनेट को लगता है हाँ भाई सही में इसमें कोई कमी है, वो ठीक करके दे देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लो अगर उनको लगता है नहीं भाई कोई कमी नहीं है, हम तो ऐसे ही भेजेंगे, तब ऐसे में प्रेसिडेंट जो होता है वो मजबूर होता है, उसको उस पर सिग्नेचर करने होते हैं, अपनी हामी भरनी होती है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी होती है, ठीक है, वीटो पावर होती है, जिससे वो संसद में जो विधेयक पारित होते हैं, धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक में नहीं होती है, जो भी विधेयक पारित होते हैं उस पर स्वीकृति देने में लेट कर सकता है, यानी उसको विलंब कर सकता है, ठीक है, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है या उस पर दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। ये चीजें ना हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगले चैप्टर में ये डिटेल में आएगा, विधायिका वाले चैप्टर में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः क्या होता है, जो लोकसभा में जो भी पार्टी है जिसको बहुमत मिल गया है, बहुमत दल वाला जो नेता होता है उसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है कब आती है, जैसे मान लो कोई पार्टी है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को बहुमत मिल गया, ठीक है, वोटिंग हुई, चुनाव हुए, लोकसभा के बहुमत मिल गया, तो ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कभी बहुमत ना मिले, कोई दूसरी पार्टी दावा करे, ठीक है, या 2 या 3 कैंडिडेट हो जाएं, ऐसे में राष्ट्रपति फिर क्या करेगा भाई, जब किसी को ही बहुमत नहीं मिल रहा है गठबंधन वाले दल को बुलाएगा, ये सब चलता है, तो ऐसे में वो अपने विवेक के आधार पर भी नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। आगे देखो, लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी नेता को लोकसभा में बहुमत ना मिले, मान लो चुनाव हो जाए किसी को बहुमत नहीं मिला, यदि गठबंधन बनाने के प्रयास के बाद भी 2 या 3 नेता ऐसे दावा कर रहे हैं कि भाई उनको बहुमत प्राप्त होगा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसे में राष्ट्रपति के पास समस्या आती है, तो राष्ट्रपति उसमें क्या निर्णय करेगा, वो ये निर्णय करेगा कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो होता है अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है, और फैसला लेगा कि किसको समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है, उसी आधार पे वो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों होती है? अब आप कहोगे कि भाई हमारे देश में जब असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, कैबिनेट के पास है, तो प्रेसिडेंट को आखिर हमारे देश में रखा ही क्यों है, प्रेसिडेंट की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, यदि सत्ता दल का समर्थन ना रहे, मान लो कोई सरकार हमारे यहाँ पे है, गठबंधन की सरकार मान लो कोई है, और गठबंधन की सरकार गिर जाए, तो ऐसे में ना कैबिनेट बचेगी ना प्राइम मिनिस्टर बचेगा, तो कोई तो होना चाहिए ना जो परमानेंट अपनी पोस्ट पे हो, ठीक है। तो ऐसे में मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर तो वैसे भी हट जाएगा, कैबिनेट भी हट जाएगी। ऐसे समय में एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता हमको पड़ेगी जिसका कार्यकाल स्थायी हो, यानी जिसका परमानेंट कार्यकाल हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति कुछ समय के लिए, ठीक है, देश को देखेगा, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकेगा, यानी प्रेसिडेंट
सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। राष्ट्रपति की, मान लो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है, राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति सारे काम देखेगा, ठीक है। राष्ट्रपति वाले काम उपराष्ट्रपति देखेगा सारे, अगर राष्ट्रपति उस समय नहीं है तो। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। जैसे राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ऐसे ही उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है, वैसे ही इनको चुना जाता है। ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यानी राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। और राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, कोई राष्ट्रपति अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, या मान लो कोई त्याग पत्र दे दे, या किसी पे महाभियोग के द्वारा किसी को हटा दिया गया और राष्ट्रपति की पोस्ट खाली है उस समय, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम वो निभाएंगे, यानी उनकी जिम्मेदारी ये निभाएंगे। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मेन होते हैं, ठीक है। उनकी कैबिनेट होती है, यानी उन्होंने काम जो है बांट रखा होता है अपने अलग अलग मंत्रियों को। तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। ये लोकसभा में बहुमत जो दल होता है, बहुमत वाला जो दल होता है उसके नेता होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भी प्रधान होते हैं, इनको ही फैसला लेना होता है सब कुछ। यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है तो पद भी खो देगा। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुमत नहीं है तो अपने आप ही वो हट जाएगा। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। जैसे मान लो किसी को रेल मंत्री बनाना है तो ये कौन तय करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे, ठीक है। किसी को खेल मंत्री बनाना है तो ये कौन तय करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। तो कैबिनेट में कौन सा व्यक्ति किस मंत्री की पोस्ट पे रहेगा, ये इन्हीं को तय करना होता है। प्रधानमंत्री अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होती है, तो एज उसकी कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी लोकसभा में बहुमत दल वाला नेता हो, भारत का नागरिक हो। यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वो संसद का सदस्य ना हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव लड़के किसी भी सीट से निर्वाचित किया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्ति की बात करें, क्या शक्ति होती है, तो प्रधानमंत्री हमारे देश में एक ताकतवर पद है, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो मंत्रालय होते हैं, यानी कैबिनेट वगैरह जो होते हैं, कैबिनेट को जो मंत्रालय जो भी मतलब मंत्री बनाना होता है, ये प्राइम मिनिस्टर तय करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मंत्री परिषद पे नियंत्रण रखते हैं, उनका कंट्रोल होता है अपनी कैबिनेट पे, ठीक है। वो किसी को हटा भी सकते हैं चाहे तो। प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करते हैं, इनकी मीडिया तक पहुंच होती है। मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकते हैं, यानी ये चाहे तो मंत्री परिषद को खत्म भी कर सकते हैं, मंत्रियों को भी बदल सकते हैं। राष्ट्रपति तथा संसद के बीच में एक सेतु का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। विदेश यात्राएं करते हैं, संधियां करते हैं, समझौते करते हैं देश के लिए, MOU वगैरह साइन करने का काम जो होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। अगला टॉपिक है राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तो आपने समझ ली, प्रेसिडेंट वगैरह आपने पढ़ लिया है। राज्यों में कैसे कार्यपालिका होती है, जिस तरीके से संघ में कार्यपालिका होती है जो राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यों में भी राज्यपाल होते हैं, ठीक है। आप इसको राज्य का राष्ट्रपति मान सकते हैं, ऐसा मान लीजिए कि ये राज्यों की कार्यपालिका है, इसको राज्यपाल के नाम से हम जान रहे हैं। इसको राष्ट्रपति जो होता है वो नियुक्त करेगा, किसकी सलाह पे, केंद्र की सलाह पे, यानी केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। राज्यों में मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है, सरकार वही चला रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक राज्यपाल बिठाया होता है। स्थायी कार्यपालिका की बात कर लेते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शासन के जो कार्यकारी अंग होते हैं, यानी कि मेन इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून को, उस नियम को लागू करवाने का काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है, ठीक है। तो देखिए, शासन के कार्यकारी अंग में इसमें कौन कौन आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मंत्री भी आ जाते हैं, और नौकरशाही का एक बड़ा सा जो संगठन होता है वो इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी जो होते हैं वो नीति को बनाने में, उसको लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। इसमें आपके जो कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दक्ष होते हैं। ये कहीं ना कहीं जो हमारे मंत्री लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, किस चीज में, पॉलिसी का निर्माण करने में। कोई भी पॉलिसी बनती है तो नेता थोड़ी बना देते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये उनकी हेल्प करते हैं। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो विधायिका होती है वो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करती है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों की पूरा का पूरा मतलब ब्यूरोक्रेसी है।
लेकिन ये मशीनरी जो है ये राजनीतिक रूप से जिम्मेदार भी होती है। नौकरशाही से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, यानी किसी मतलब जो कोई व्यक्ति सरकारी पोस्ट पे है वो किसी सरकार के तरफ मतलब अपना क्या कह सकते हैं आप अपने मतलब किसी सरकार की तरफ अपना रुख ना रखें, ठीक है, उसे तटस्थ होना पड़ेगा, आप ये मान लीजिए। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत बदल चुका है। आज के समय में देखें ये बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, ठीक है। आज के समय में देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं के लोग जो अफसर हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, प्रांतीय सेवाओं के अफसर भी माने जाते हैं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रम के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी, ये सब मिला के कहीं ना कहीं आपकी कार्यपालिका को बनाते हैं स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा दायरा इसका हो गया आज के समय में। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वो समझते थे कि कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है। इसीलिए सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें पता था भाई नेता लोग जो होते हैं उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ हर तरह के आ सकते हैं, एक्सपर्ट और ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी एक्सपर्ट ना हो, उनको पता था। लेकिन इसीलिए उन्हें पता था कि कार्यपालिका जो होगी उसमें पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, दक्ष लोग होने चाहिए, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के जो सदस्य हैं इनकी भर्ती की प्रक्रिया का काम जो होता है वो कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग जो होता है ये करता है, ठीक है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य हैं उसको एक निश्चित समय के लिए, निश्चित कार्यकाल के लिए इनको इसमें नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर निलंबित भी किया जा सकता है या अपदस्थ भी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझिए। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। मान लो 60 साल के बाद रिटायरमेंट है तो वो नियुक्त हो गए। लेकिन अगर मान लो किसी ने कोई गलत काम कर दिया, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, या कोई मान लो कोई बड़ा अधिकारी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ मिल गया है, देश के खिलाफ काम करने लगा है, तो ऐसे में उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS, इनके लिए जो उम्मीदवार होते हैं इसका चयन जो है वो भी संघ लोक सेवा आयोग ही करता है, ठीक है। IAS IPS की चयन भी इसी का काम होता है। सिविल सेवाओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो उसको बांट दें तो इसमें आ जाती है अखिल भारतीय सेवाएं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो जाती हैं, भारतीय पुलिस सेवा आ जाएगी, फिर केंद्रीय सेवाएं आ जाती है जिसमें विदेश सेवा आ जाती है, ठीक है, राजस्व सेवा आ जाएगी, फिर प्रांतीय सेवा आ जाती है जिसमें प्रांत के जो सिविल सेवा जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, कर्मचारी होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनको बांटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप 2 बार वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।